साथियों नमस्कार। इतिहास की एक और नई कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के अंतर्गत हमने अभी तक आप सभी से हर्यंक वंश के बारे में और शिशुनाग वंश के बारे में चर्चा की हुई है। मगध साम्राज्य उत्कर्ष के अंतर्गत आज हमारा जो इसका अंतिम वंश है वो क्या है? नंद वंश। तो आज हम आप लोगों से इसी नंद वंश के विषय में चर्चा करने वाले हैं। नंद वंश जो कि एक गैर क्षत्रिय और निम्न कुल से संबंधित था। गैर क्षत्रिय का मतलब क्या है कि तत्कालीन समय में वर्ण व्यवस्था चलती थी और अमूमन जो है राजा जो बनता था वो क्या था? क्षत्रिय वर्ण से संबंधित होता था। तो ये जो वंश स्थापित हो रहा है वो किस से संबंधित है? कहीं ना कहीं निम्न कुल एवं या यूं कहें कि गैर क्षत्रिय वंश से संबंधित, गैर क्षत्रिय वर्ण से संबंधित ये वंश स्थापित होता है। और जिसकी स्थापना किसने किया? तो एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था? महापद्म नंद। और इसके बारे में तत्कालीन जो भी शोध प्राप्त होते हैं वह यह बताने का काम करते हैं कि ये जो महापद्म नंद था वह कहीं ना कहीं निम्न वर्ण से संबंधित था। मतलब जितने भी शोध प्राप्त होते हैं वह इसको तथाकथित निम्न वर्ण से जोड़ने के साक्ष्य वहां पर प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो आइए हम आप लोगों से चर्चा करते हैं आज की क्लास में इस नंद वंश के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नंद वंश। नंद वंश कब से कब तक? तो 344 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि यह वंश गैर क्षत्रिय था, गैर क्षत्रिय एवं निम्न कुल से संबंधित था, निम्न कुल से संबंधित था। आगे देखते हैं इसके जो संस्थापक थे कौन थे? महापद्म नंद। ठीक है, तो यहां पर लिखिएगा आप लोग कि यह नंद वंश के संस्थापक एवं सबसे शक्तिशाली शासक हुए। ठीक है, मतलब कि यह इस वंश के सबसे शक्तिशाली शासक हुए। कैसे हुए आगे हम देखेंगे। और लिखिएगा कि पुराणों में महापद्म नंद को शूद्रो गर्भोद्भव कहा गया है। शूद्रो गर्भोद्भव कहा गया है। महाबोधि वंश में इसका नाम उग्रसेन मिलता है। ठीक है, महावंश में इसे या इस वंश को
अज्ञात कुल का, अज्ञात कुल का एवं डाकुओं के गिरोह का, डाकुओं के गिरोह का मुखिया, डाकुओं के गिरोह का मुखिया कहा गया है, कहा गया है। ठीक है, तो ये महापद्म नंद से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, इसको आप लिख लीजिए। जब ये आपके एग्जाम में आएगा तो इन फैक्ट को वहां पर लिखने का काम करिएगा। क्यों? क्योंकि ये जो स्रोत हैं वो यह बताने का काम करते हैं कि ये जो वंश था वो कहीं ना कहीं निम्न कुल से संबंधित था। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए। फिर चलते हैं इनके बारे में और तथ्य को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगर इनकी उपाधि की बात करें, किसकी उपाधि थी? महापद्म नंद की। तो जी उपाधि थी महापद्म, और अभी आपने क्या देखा? उग्रसेन, उग्रसेन, और क्या थी? सर्व छत्रांतक, सर्व छत्रांतक मतलब कि क्षत्रियों को नष्ट करने वाला। और क्या थी? अपरो परशुराम, अपरो परशुराम। परशुराम कौन थे? जिन्होंने क्षत्रियों का क्या किया था? विनाश किया था। तो उसी तरीके से इनको भी क्या नाम दे दिया गया? अपरो परशुराम। ठीक है, मतलब कि क्षत्रियों का नाश इन्होंने भी किया। ठीक है, और क्या कहा गया? भार्गव कहा गया। ठीक है, और क्या कहा गया? एक छत्र कहा गया। और क्या कहा गया? एक राट। ठीक है, ये इनकी उपाधियां मिलती हैं। आगे देखिएगा कि महापद्म नंद के बारे में, महापद्म नंद के बारे में कर्टियस ने उल्लेख किया है कि इसकी सेना में 2 लाख पैदल सैनिक, 2 लाख पैदल सैनिक, 20,000 अश्वारोही, 20,000 अश्वारोही एवं 3,000 हाथी थे। तो ये इसकी सैन्य विशेषता थी। तो इस तरह से पता चलता है कहीं ना कहीं ये इस वंश का सबसे महान शासक रहा होगा। ठीक है, अगर हम इसकी विजयों की चर्चा करें तो इन शॉर्ट हम देख सकते हैं। विजयों की बात करें, इसकी जो विजय थी वो इक्ष्वाकुओं पर विजय, इक्ष्वाकुओं पर। ठीक है, और क्या कह सकते हैं? पांचाल पर, काशेय पर, कलिंग पर, है पर। ठीक है, कुरु पर, वीतिहोत्र पर, अश्मक पर। ठीक है,
मैथिल पर और शूरसेन पर ठीक है। तो ये क्या थी, इसकी विजय थी, जिसके माध्यम से यह इस वंश का सबसे महान शासक बन गया। ठीक है, तो इसकी सैनिक शक्ति और इसकी विजयों से यह पता चलता है कि इसने कहीं ना कहीं मगध की साम्राज्य सीमा में, मगध के राज्य में उसको साम्राज्य रूप में परिवर्तित करने का काम इसने बहुत अच्छे तरीके से किया, बहुत शक्तिशाली ढंग से किया। ठीक है, चलिए अब इसको लिख लीजिएगा, फिर चलते हैं आगे के पॉइंट्स को देखते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे लिखिएगा, भारतीय इतिहास में पहली बार एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना हुई, जिसकी सीमाएं गंगा नदी का अतिक्रमण कर पार कर गई। मतलब कि पहली बार इसके शासनकाल में ऐसा हुआ कि इसकी जो सीमाएं हैं वो जो है गंगा नदी को पार करते हुए आगे की ओर विस्तारित हुई। ठीक है, आगे लिखिएगा, विंध्य पर्वत के दक्षिण में विजय पताका फहराने वाला यह मगध का प्रथम शासक हुआ। ठीक है, आगे लिखिएगा, वायु पुराण के अनुसार इसने 28 वर्षों तक शासन किया। निसंदेह यह इस वंश का सबसे महान शासक हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से महापद्मनंद अपनी विजयों के माध्यम से, साम्राज्य सीमा में विस्तार के माध्यम से, अपनी सैनिक शक्तियों के माध्यम से नंद वंश का और साथ ही साथ मगध का ये एक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली शासक हुआ, जिसने मगध राज्य में या मगध के राज्य की सीमाओं में विस्तार करने का काम किया, उसको साम्राज्य में बदलने का काम किया। ठीक है, तो ये रहे महापद्मनंद। अब इसके एक अंतिम शासक है घनानंद को देख लेते हैं। तो आज ही हमारा ये मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष है उसके अंतर्गत जो नंद वंश है वो भी समाप्त हो जाएगा। तो इसको आप लिख लीजिए, फिर चलते हैं हम घनानंद की तरफ। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगले शासक को, जिसका क्या नाम है, घनानंद। क्या नाम है, घनानंद। इसमें लिखिएगा कि यह इस वंश का अंतिम शासक था
अंतिम शासक था। आगे लिखेगा यह सिकंदर का समकालीन था। यह सिकंदर का समकालीन था। यूनानी लेखकों ने इसे अग्रमीज व जैंड्रमीज के नाम से संबोधित किया है। ठीक है, मतलब कि यूनानी जो स्रोत हैं उसमें इसका नाम क्या मिलता है, अग्रमीज और जैंड्रमीज। ठीक है, आगे देखिएगा कि इसके पास अतुल धन संपत्ति थी, मतलब बहुत सारे पैसा था इसके पास। अतुल धन संपत्ति थी। कई ऐतिहासिक स्रोतों से पता चलता है कि इसने जनता से जबरन पैसा वसूल किया। आगे देखिएगा, इसी का परिणाम था कि जनता इसके विरुद्ध हो गई। इसी का लाभ उठाते हुए चाणक्य एवं चंद्रगुप्त मौर्य ने इस वंश का अंत करके एक नए वंश की स्थापना की। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब इसका जो शासनकाल था वह कहीं ना कहीं धन वसूलने में ज्यादा इसका ध्यान चला गया, और जिससे क्या हुआ कि जनता जो है इससे नाखुश हो गई, और कहीं ना कहीं इसका जो शासनकाल था वो ठीक तरीके से नहीं संचालित हो रहा था, जिसका लाभ किसको मिला, चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य को, और इन दोनों ने मिलकर अपनी साम्राज्यवादी नीतियों के माध्यम से एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना किया। तो इस तरीके से मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के अंतर्गत हमारा जो तीनों वंश था, क्या था, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश समाप्त हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद एक नए वंश की स्थापना होगी जिसका नाम होगा मौर्य वंश,
जब मौर्य वंश स्थापित होगा तो एक कहीं ना कहीं एक साम्राज्यवादी नीति का प्रसार होगा। साम्राज्यवादी नीति का मतलब है कि एक बड़े राज्य का रूप देखने को हमको वहां पर प्राप्त होगा। मतलब एक मगध जो है वह कहीं ना कहीं इतना विस्तारित हो जाएगा कि एक विशाल राज्य के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। मतलब वही राज्य क्या कहलाएगा, फिर एक साम्राज्य के रूप में हम देखने को हमको मिलेगा। ठीक है, तो इसकी थोड़ी सी उपलब्धियां देख लेते हैं नंद वंश की, फिर अपनी क्लास को विराम देंगे। चलिए इसको लिख लीजिएगा। चलिए आगे देखिएगा, नंद वंश की उपलब्धियां, नंद वंश की उपलब्धियां। ठीक है, इसमें लिखिएगा कि इस वंश ने गंगा घाटी में मौजूद, गंगा घाटी में कैसे लिखिएगा, शासन करने वाले छोटे छोटे राज्यों का अंतकर एक सुदृढ़ साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, आगे देखिएगा, इसके समय में पाटलिपुत्र विद्वता का केंद्र, पाटलिपुत्र विद्वता का केंद्र बन गई। लिखिएगा, इस वंश ने सम्राट के रूप में खुद को स्थापित कर निम्न वर्ण को गरिमा प्रदान की। ठीक है, इसको लिख लीजिए, फिर थोड़ा और देख लेते हैं। चलिए आगे देखिएगा, एक विद्वान थे जिनका नाम क्या था, पाणिनि, जिन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की है। तो लिखिएगा इसमें, पाणिनि महापद्मनंद के मित्र थे। इन्होंने यही रहकर, यही मतलब इसी राज्य में रहकर शिक्षा ग्रहण की थी। ठीक है, आगे लिखिएगा, नंद वंश के लोग जैन मत के पोषक थे। जैन साधु एवं मुनियों से इनके
परंपरागत संबंध, इनके परंपरागत संबंध थे। ठीक है, एक और पॉइंट देख लीजिएगा कि नंदवंश के समय कलिंग में सिंचाई प्रणाली मतलब कि नहर का विकास हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से ये रहे नंदवंश, जिसमें हमने महापद्मनंद के बारे में देखा कि कैसे वो अपनी नीतियों के माध्यम से एक जो राज्य है उसको और विस्तारित करने का काम किया, और फिर उसके बाद जो उसकी अंतिम शासक हुए कैसे वो अपनी नीतियों के माध्यम से ही कहीं ना कहीं नंदवंश को पतन की ओर ले जाने का काम करते हैं, और फिर इसी स्थान पर एक नए वंश की स्थापना होगी जिसका नाम होगा मौर्य वंश। ठीक है, तो आशा करते हैं ये चीज़ें आपको अच्छे समझ में आई होंगी। इन सभी बातों को आप बाकायदे अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष को आप भली भांति तैयार करिएगा। ठीक है, इसको कहीं से मिस करने का काम मत करिएगा, स्किप करने का काम कतई मत करिएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं चीज़ें आपको अच्छे समझ में आई होंगी। ठीक है, अगर आज क्लास आपको अच्छी लगी होगी तो इसको आगे भी शेयर करने का काम करिएगा ताकि और लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें। मिलते हैं अगले क्लास में, एक नई क्लास में। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।